हेलो। जिसे जूम आप जूम पे शुरू कर दें सेशन प्लीज। अच्छा, फिर ये इसको वो जो है वो स्ट्रीमिंग बंद कर दूं इसकी? नहीं नहीं सर, आप स्ट्रीमिंग रहने दें, इसकी स्ट्रीमिंग एज इट इज रहने दें, क्योंकि वहां पे मैं बच्चों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ जूम का। वो वीडियो चलती रहेगी तभी बच्चों के पास आती रहेगी। चलें, ठीक हो गया। ओके बेटे। सो जो हमारा टॉपिक था जिसपे ऊपर हम लोगों ने बात करना शुरू की थी वो इंट्रोडक्शन था किंगडम एनिमेलिया का। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले कुछ बात करना शुरू की इसके वर्ड के जो है वो ड्राइव कहां से हुआ ये वर्ड। तो बेटा यहां पर ये लेट ओके, ये वर्ड कहां से आया? लेटन वर्ड जिसको हम क्या कहते हैं? अनीमा मीन ब्रीद और सोल। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना एनिमल्स की, तो यहां पर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स के जो कि मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। एनिमल्स जो हैं उनके अंदर सबसे पहला जनरल कैरेक्टर क्या है कि एनिमल्स क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, डिप्लॉयड यूकैरियोट्स होंगे, और इनके अंदर इंजेस्टिव जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इंजेस्टिव, इंजेस्टिव का मतलब है ये चीजों को निगलते हैं, ये चीजों को इनटेक करते हैं फूड को, तो इस हवाले से इनको क्या कहते हैं? इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। और ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द जाइगोट, और ऑब्वियसली जाइगोट के हवाले से हम जानते हैं कि जाइगोट कैसे बनता है? बाय द यूनियन ऑफ द डिफरेंट गैमेट्स। वन इज नोन एज एग एंड द अदर इज स्पर्म। ये दो डिफरेंट गैमेट्स हैं जिनके फ्यूजन से यहां पर क्या चीज बनती है? जाइगोट। और इसी जाइगोट की डेवलपमेंट से किस चीज की फॉर्मेशन होती है बच्चों? एनिमल्स की फॉर्मेशन होती है। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें एनिमल्स में नजर आते हैं। सो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर मल्टी सेलुलर जो होंगे उनको हम लोगों ने क्या कह दिया? एनिमल्स। सो यहां पर मल्टी सेलुलर एनिमल जो हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में बेसिकली इस हवाले से, ताकि हमें वाज़े तौर पर डिफरेंस समझ आ जाए कि एनिमल्स कौन से हैं और यहां पर प्रोटोजोआ क्या है। एनिमल्स और प्रोटोजोआ में क्या फर्क होता है? तो प्रोटोजोआ में हम कहते हैं कि दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और वो कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं? वन सेल्स पर। लेकिन यहां पर एक टर्म और है, दैट इज अ मेटाजोआ, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वाज़े तौर पर डिस्टिंग्विश कर सकें एनिमल्स के दरमियान में और प्रोटोजोआ के दरमियान में, जो कि हमारे क्या हैं? यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, होते वो भी यूकैरियोट्स हैं तमाम, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, फिर इसी तरीके से सिलिएट्स के अंदर हम चले जाते हैं, तो ये तमाम क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। अच्छा, अब यहां पर ज्यादातर जो बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं ना कि ये तमाम एनिमल्स को अगर हम देखें तो ये एनिमल्स इवोल्व्ड कहां से हुए हैं, तो यहां पर एक फ्लो आपकी बुक में बना हुआ है जो कि ओरिजिन ऑफ एनिमल से रिलेटेड एक पूरे का पूरा एक चार्ट उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि किस सीक्वेंस को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो यहां पर अगर हम ओरिजिन में देखते हैं तो यहां पर एंसेस्टर के तौर पर कौन है? प्रोटिस्टा है। और यहां पर प्रोटिस्टा जो है उनके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन है? दे आर बेसिकली द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और यहां पर याद रख लेना है आप लोगों ने, स्पेशली ये किन के साथ रिलेटेड है? कोएनोफ्लैजिलेट्स के साथ। ठीक है जी। तो इनकी एवोल्यूशन के हवाले से हम ये लफ्ज कह रहे हैं कि दे इवोल्व फ्रॉम द कोएनोफ्लैजिलेट्स, जो कि क्या है? प्रोटिस्ट हैं। प्रोटोजोआ इनको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा में हमारे पास मल्टीपल डिविजन्स हैं, लाइक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, फिर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। लेकिन यहां पर प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं, और उनके अंदर भी हमने डिस्टिंग्विश कर दिया कि यहां पर कोएनोफ्लैजिलेट्स के हवाले से ज्यादातर बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो यहां से ही ड्राइव्ड हुए हैं। तो यहां पर जो अगली चीज है बेटा उस पर लेकर चलता हूं आपको। पूरा जो फ्लो है ना हमारे पास उसको देखना है आपने। ये फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फ्लो से हमें एक सीक्वेंस समझ आ जाता है कि हमने इधर फाइलम्स को किस किस अंदाज में और कौन कौन सी चीजों को रिलेट करके स्टडी करना है।
जैसे सबसे पहले मैंने ओरिजिन के हवाले से बोल दिया, जो इंसेस्टर हैं उनको देखें तो वो प्रोटिस्टा हैं। फिर यहां से कुछ जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर के अंदर हम यहां पर किनको कह रहे हैं, वी हैव द प्रोटोजोआ, सॉरी यहां पर क्या है हमारे पास, सॉरी सिंपल मल्टी सेलुलर में वी हैव द पैराजोआ। और पैराजोआ को मैं सिंपल मल्टी सेलुलर इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि इनके अंदर ढेर सारे सेल्स तो हैं, टिश्यूज तो बन जाते हैं, बट इनके अंदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इनको सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम इंक्लूड है। सो पैराजोआ में सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम जो कि पोरीफेरा है, जिसको हम पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर, और ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की तरफ जा रहे हैं जिनमें टिश्यू की फॉर्मेशन भी होगी और फिर फर्दर ऑर्गन्स भी आना शुरू हो जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं, यूमेटाजोआ, जिनको फिर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, कि उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उनकी बॉडी की डायमेंशन कैसी है, हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। द वन इज ग्रेड रेडिएटा एंड द अदर इज ग्रेड बायलेटरा, जिनको हम कह रहे हैं ऐसे एनिमल जिनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, वो एनिमल जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इसको आगे जाके डिस्कस करना है हम लोगों ने। अच्छा, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री के वाले से हमने सिर्फ एक ही फाइलम को इंक्लूड किया, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, फाइलम नीडेरियंस, और इन्हीं को सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री को अगर हम देखें तो फिर फर्दर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, के यहां पर बॉडी कैविटी, अच्छा जी, बॉडी कैविटी के हवाले से हमने यहां पर बेटा तीन कैटेगरीज बनाई हैं। द वन विच हैव ट्रू बॉडी कैविटी उनको कहते हैं सिलोमेट्स, जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है उनको सूडोसिलोमेट्स, और जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती उनको एसिलोमेट्स कहते हैं। अच्छा, जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद ही नहीं होती, लैक करते हैं, उनमें एक ही फाइलम आ रहा है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक हो गया जी। जिनमें सूडो सिलोमेट है उनके अंदर भी हमने एक को इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज एस्केल्मंथीस, जिनको नीमाटोड्स और राउंड वर्म भी कहते हैं। फिर फर्दर देखो, यहां पर बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन, जो सिलोमेट्स हैं उनकी यहां पर बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, ईदर बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम और बाय द आउट पोचिंग ऑफ द मीजोडम। तो बेटा ये एक फिनोमिना है जिसको अभी समझाता हूं मैं आपको। तो इनको फर्दर डिवाइड किया किसमें, प्रोटेरोस्टोम्स। प्रोटेरोस्टोम्स में याद रखिएगा यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम की वजह से बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन होती है। मेरे लफ्ज याद रखिएगा, प्रोटेरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है, इफ द बॉडी कैविटी फॉर्मेशन अकर बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडम, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटेरोस्टोमिया या प्रोटोस्टोमिया। इनके अंदर कौन है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, P स्टैंड फॉर प्रोटेरोस्टोमिया। इनके आगे देखो AAM है, पाम। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि प्रोटेरोस्टोमिया से फर्दर आगे कौन कौन से आते हैं। A स्टैंड फॉर एनालिड, A स्टैंड फॉर आर्थ्रोपोड और M स्टैंड फॉर मोलस्का। जबकि बेटा जो ड्यूटेरोस्टोमिया है इनके के लिए कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और अकाइनोडर्मेटा है। इसके लिए बेटा जी हमारे पास कौन सा निमोनिक है, दैट इज द HEC। ठीक हो गया जी। H स्टैंड फॉर हेमिकॉर्डेट, E स्टैंड फॉर अकाइनोडर्मेट और C स्टैंड फॉर कॉर्डेटा। अब बेटा यहां पर इसी फ्लो को मैं आगे लेकर जा रहा हूं और कुछ टर्म्स जो अब आपके सामने आने लगी हैं उनको फिर से देख लीजिए कि हमने अभी डिफाइन किया था कि दो कैटेगरीज हमने बनाई हैं जहां पर एनिमल्स की हम लोगों ने डिविजन्स बनाई, और ये वो एनिमल्स हैं जो कि प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, सिंपल
एनिमल्स को हम क्यों कह रहे हैं उनको सिंपल, क्योंकि इनके अंदर देखो क्या चीज है, एनिमल्स जो है वो सेल्स तो बहुत सारे हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, बट दे लैक टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। इनके टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे इनटू ऑर्गन्स। फिर इनको अगर हम देखें तो इनके अंदर कैसी शेप होती है, इनडिटर्मिनेट शेप, कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, बॉडी के अंदर किसी किस्म की सिमेट्री नहीं होती, और इसमें सिर्फ एक ही फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। अब यहां पर हमेशा याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से कि पैराजोआ में कितने फाइलम्स इंक्लूड हैं, 1 इसके अंदर इंक्लूड है, और वो कौन सा है, फाइलम पोरीफेरा है। नेक्स्ट बेटा, जिनको हमने कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स बोला, इनके अंदर प्रॉपर तरीके से टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हैं, किसके अंदर, मतलब ऑर्गन्स में, एंड प्रॉपर किस्म के ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप होते हैं। और इसमें कितने फाइलम होते हैं, यूमेटाजोआ में 29 फाइलम होते हैं। अब ये देखो, ये चीजें वो याद करने वाली हैं कि यूमेटाजोआ में कितने फाइलम है, 29, और इनके अंदर अगर हम कंपैरिजन लेकर जाते हैं पैराजोआ के साथ, तो वो क्या है, वो सिंपल मल्टीसेलुलर है, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। भाई सिंपल मल्टीसेलुलर में और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है कि उनके अंदर जो टिश्यूज हैं वो तो हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं होते ऑर्गन्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, इनडिटर्मिनेट शेप है। लेकिन यूमेटाजोआ में क्योंकि ऑर्गन्स भी हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम भी हैं, और इनके अंदर अगर हम बात करें तो इनके अंदर 2 तरह की जो है वो हम लोगों ने डिविजन्स बनाई ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी सिमेट्री। द वन इज ग्रेड रेडिएटा एंड द अदर इज बायलेट्रा। बायलेट्रा वो हैं जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, और वो जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है उनको हम क्या कहते हैं, रेडिएटा। अब इन्हीं को फिर फर्दर हमने डिवाइड किया था उस पूरे फ्लो में ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, जो कि 3 टर्म्स के अंदर लेकर आया था। अब जरा इस चीज को देखते हैं, पहले डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। जरा गौर से देखिए, ये एक आपके पास स्टार फिश है, इस स्टार फिश का ये सेंट्रल एक्सिस है। इस बेटा सेंट्रल एक्सिस से अगर मैं इसको मल्टीपल प्लेन्स पर डिवाइड करूं, रेडियल सिमेट्री को समझिएगा, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करें फ्रॉम मैनी प्लेन्स, मल्टीपल प्लेन से, जैसे यहां पर इसको पहले इस प्लेन पर डिवाइड किया, फिर इस प्लेन पर डिवाइड किया, फिर इस प्लेन पर डिवाइड किया, तो हर केस के अंदर बॉडी के क्या आएंगे, इक्वल पार्ट्स आएंगे, इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगी। जबकि बायलेटरल सिमेट्री में हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको, इसमें हम अगर ह्यूमंस को देख लें, प्लेनेरिया को देख लें, जैसे यहां पर मैंने एक इंसेक्ट को रखा है, तो यहां पर इसको बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करें और सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ्स आएंगे। और ये ऐसे हाफ होंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन यहां पर क्या है, ओनली 1 प्लेन, एक प्लेन से डिवाइड करने पर। सर आप स्ट्रीम प्लीज एंड कर दें, जूम पे स्ट्रीम, ओबीएस पे स्ट्रीम एंड कर दें प्लीज। ओबीएस पर स्ट्रीम की एंड कर दूं? जी जी सर, स्ट्रीम एंड कर दें। जी बच्चों, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। सो मैं ये बता रहा था कि इस केस के अंदर दोनों हाफ जो पैदा होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। लेकिन अगर मैं इसी ऑर्गेनिज्म को इस प्लेन पर डिवाइड कर दूं बेटा, इस प्लेन पर ऐसे, तो अब आप देखेंगे कि इस प्लेन पर डिवाइड करने पर 2 इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, हमारे पास इस तरीके से क्या है, वी हैव द प्लेन एरिया। अब अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूंगा ना, तो ये एक से ज्यादा प्लेन की तरफ जाना शुरू होगी ना बात। तो क्या ये अब दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? जी। अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है बेटा।
क्योंकि यहां पर अगर देखें तो ऊपर वाले हिस्से में इंटीरियर एंड आ रहा है, नीचे वाले हिस्से में पोस्टीरियर एंड आ रहा है। जी बच्चों आवाज आ रही है मेरी? क्या हो गया, फिर से उनको म्यूट कर दिया आपने? जी सर, बच्चों को म्यूट किया है। शोर कर रहे थे? सर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी क्योंकि जूम प्रॉब्लम करता है। अगर इस तरह से करें आप, जिसे कहेंगे उनको म्यूट कर लेंगे, आपकी आवाज बच्चों तक क्लियर है। ओके जी। When the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, it is called bilateral symmetry. और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं, मल्टीपल प्लेन से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 इक्वल हाफ्स आएंगे और इनको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसे कि एग्जांपल हमने स्टार फिश और सी अर्चन, जबकि बायलैटरल सिमेट्री में अर्थवर्म है, कॉकरोच है, फिर इसी तरीके से मैंने भी आपके सामने प्लेनेरिया और इवन ह्यूमन भी इसके अंदर आता है। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जरा अनम्यूट कर दीजिएगा। यहां पर कितनी जर्म लेयर्स हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है बेटा? एमन तमाम बच्चों को ना जरा अनम्यूट कर दें। सर तीन जर्म लेयर्स हैं। वी हैव द, इनको जर्म लेयर्स पता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट बनती हैं। और अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को अनम्यूट करवाया इसलिए ताकि अगर आप सवाल कर सकें और मैं आपसे सवाल कर सकूं और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। अगर आप गैर जरूरी तौर पर माइक को ऑन करेंगे तो फिर मैं इसको बंद करवा दूं। तो 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। हमेशा याद रखना कि एक्टोडर्म से क्या चीज, नर्वस सिस्टम एंड इंटेगुमेंट्स। नाउ व्हाट आर द इंटेगुमेंट्स? इंटेगुमेंट्स कहते हैं बॉडी की कवरिंग्स को। दे आर बेसिकली द बॉडी कवरिंग्स, जिनमें अगर हम बात करते हैं तो क्या है, स्किन है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कुछ जानदारों में जो है एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं अदर देन द स्किन। जैसे आप लोगों ने हूफ्ड एनिमल्स देखे होंगे, फिर हॉर्न, सींग देखे हैं ना कुछ जानवरों में, वो भी इसी एक्टोडर्म से बनते हैं। फिर इंसानों में और दूसरे जानवरों में नेल्स की फॉर्मेशन भी इसी एक्टोडर्म से होती है। लेकिन बेटे जो एंडोडर्म है इससे क्या चीज बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम क्या कह रहे हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गट प्लस एक और चीज ऐड कर रहा हूं मैं, लिवर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंडोडर्म से क्या चीजें बन रही हैं आपकी, गट, साथ क्या चीज बन रही है, लिवर। लेकिन जो मीजोडर्म है इससे तमाम रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बेटे मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए आपका स्केलेटल सिस्टम किससे बन रहा है, मीजोडर्म से बन रहा है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए आपका लिम्फेटिक सिस्टम किससे बन रहा है, तो दैट इज फ्रॉम द मीजोडर्म। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बन रहा है, मीजोडर्म से। ऑन द होल देखो, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, ब्रेन और ये तमाम, और इंटेगुमेंट्स मीन बॉडी कवरिंग, स्किन वगैरह। एंडोडर्म से गट और लिवर बना। मीजोडर्म ने तमाम रिमेनिंग पोर्शंस और तमाम रिमेनिंग सिस्टम्स को बनाया। तो यहां से एमसीक्यूज आ जाता होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक दफा छेड़ा कि मुझे बताएं लिम्फेटिक सिस्टम कौन बना रहा है, तो आपने जवाब देना है मीजोडर्म। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ रहा है बेटा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन बना रहा है, मीजोडर्म। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन बना रहा है, मीजोडर्म। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन बना रहा है, मीजोडर्म। ठीक हो गया जी। अब इस बात को आपने जहन पर रखते हुए मैं अब आपको लेकर जाने लगा हूं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाने। सबसे पहले देखिए, हमने बोला था कि बॉडी कैविटी की बुनियाद पर हम एनिमल्स को 3 में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड द सिलोमेट।
एसिलोमेट का मतलब होता है जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। अच्छा जरा समझिए, हम किसी भी जानदार का जब क्या लेंगे क्रॉस सेक्शन, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे सामने ये देखें, एक डायग्राम बनी हुई है, लेकिन मैं इस डायग्राम से हटकर आपको समझाता हूं। जरा देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म का क्या ले रहा हूं क्रॉस सेक्शन, तो मेरे बेटे इस क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहर कौन सी कवरिंग होगी? आउटर कवरिंग होगी ना, जिसको हम किससे बना रहे हैं? दैट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। फिर जब हमने उसका क्रॉस सेक्शन लिया है तो दरमियान में क्या चीज होएगी? एंडोडर्म से बनी हुई गट। तो यहां पर सेंटर में क्या चीज होती है? सो दिस इज द सेंट्रल चीज, जिसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज द गट। सो एक्टोडर्म है, और ये गट किससे बनी है? आपको अभी मैंने बताया था किससे बनती है? एंडोडर्म। एंडोडर्म से। ठीक हो गया बेटा। अब अगर तो एंडोडर्म मौजूद है सेंटर में, इंतहाई बेहुदा है यार। अच्छा जी, ये एंडोडर्म है, और एंडोडर्म के यहां पर बेटा देखो स्पेस है। आपको ये स्पेस नजर आ रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में। अगर तो मेरा बेटा ये स्पेस मुकम्मल तौर पर फिल हो जाए ऐसे, और पता है इसको कौन फिल करेगा? मीजोडर्मल सेल, जिनको मीजनकाइमा सेल कह रहे हैं। तो बेटे याद रखिएगा, यहां पर कोई स्पेस नहीं ना रही, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है कि बाहर क्या है? एक्टोडर्म है, सेंटर में हमारे पास क्या है? एंडोडर्म, जो कि किसको बना रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम को। क्या एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान आपको कोई स्पेस नजर आ रही है? यहां पे नहीं है ना स्पेस। इस स्पेस को किसने कवर कर दिया? मीजोडर्मल सेल्स ने, और यू कैन से मीजनकाइमा सेल। तो क्या कैविटी है यहां पर? नो सर। नो सर। नो सर। को क्या कह देंगे? ए आर एसिलोमेट। तो एसिलोमेट समझ आ गया बेटा? इनमें कौन शामिल है एसिलोमेट में? फ्लैट वर्म्स, जैसे कि आपके प्लेन एरिया वगैरह ये आ जाते हैं। अच्छा अगली चीज मैं आपको पहले समझाने लगा हूं, सिलोमेट। देखो ना, जब असल बॉडी कैविटी समझ आ जाएगी तो फिर फॉल्स बॉडी कैविटी समझना तो मुश्किल ही कोई नहीं है। जरा सिलोमेट को देखें। अगेन हम क्या ले रहे हैं? किसी भी बॉडी का क्रॉस सेक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो सबसे बाहर क्या है? एक्टोडर्म, जो कि क्या बनाती है? बॉडी वॉल को बनाती है। ये आपको येलो सी नजर आ रही है? ये येलो सी क्या है अंदर? एंडोडर्म। एंडोडर्म। और एंडोडर्म किस चीज को बनाती है? गट को। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म, जैसे ये ह्यूमन है, और ह्यूमन का मैं यहां पर कहता हूं बेटा ये माउथ है उसका, और इस माउथ से ऑनवर्ड यहां पर ये हमारी क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जिसमें स्टमक है और ये सारी चीजें। अब जरा गौर से देखो, ये बॉडी वॉल है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, दरमियान में कैविटी अवेलेबल है ना? जी सर। यस सर। जब मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, इस क्रॉस सेक्शन को जरा समझिएगा। सबसे बाहर क्या है? एक्टोडर्म। अंदर सेंटर में क्या है? एंडोडर्म। अब जब सिलोमेट में बॉडी कैविटी बनती है ना, तो बॉडी कैविटी बनती कैसे है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। कैसे? कुछ मीजोडर्मल सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले। इन्होंने क्या किया हुआ है? ये अटैच हो गए किसके साथ? एक्टोडर्म के साथ। ठीक हो गया।
और कुछ ने क्या किया है, कवरिंग करना शुरू कर दी अराउंड द किसके, अराउंड किसके बेटा, आपकी एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो यहां पर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हुई है ना, और मीजोडर्म की स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से हुई है कि कुछ मीजोडर्मल सेल्स किसके साथ अटैच हैं या किसके साथ मौजूद हैं, आउटर वॉल के साथ, और कुछ मीजोडर्म लाइनिंग दे रहे हैं किसके अराउंड, आपकी एंडोडर्म के अराउंड, या तमाम विजरा के अराउंड। विजरा किसे कहते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को कहते हैं। तो यहां पर ये कैविटी बन गई है। ये आपको व्हाइट व्हाइट सी स्पेस नजर आ रही है, ये व्हाइट स्पेस जो आपको नजर आ रही है, ये किस किस के दरमियान में है, जरा गौर से देखिएगा। आपकी आपकी मीजोडर्म और किसके दरमियान है, एक्टोडर्म के दरमियान में है, एंडोडर्म के दरमियान। जी जी एंडोडर्म और एक्टोडर्म। जी बिल्कुल। तो इसको हम क्या कह रहे नो हैं सर, कि एंडोडर्म के दरमियान। यहां पर देखें ये क्या है, द मीजोडर्म split into the outer which underline the body wall and the visceral which cover the alimentary gland and the cavity between them। देखो दो बनी है ना मीजोडर्म्स, एक आउटर मीजोडर्म है और एक इनर मीजोडर्म है। ये जो आउटर है, आउटर वाली, इसको क्या कहते हैं, सोमैटिक मीजोडर्म और पेराइटल भी कहते हैं इसको। और ये जो ये वाली है जो कि किसके अराउंड है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अराउंड है, इसको क्या कह रहे हैं, विजरल। तो आउटर और इनर मीजोडर्म के दरमियान में कैविटी बनी है। आउटर, मेरे बच्चा फिर से देखो मैंने क्या लफ्ज बोला है, आउटर मीजोडर्म और इनर मीजोडर्म के दरमियान में कैविटी बनी है। इस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज द ट्रू बॉडी कैविटी। और ये बनेगी उसी वक्त जब मीजोडर्म की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। आपको बात समझ में आई है? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। इनको हम क्या कहते हैं, दे आर द सिलोमेट। सो द एनिमल हैव अ ट्रू सिलोम और ट्रू बॉडी कैविटी, और सिलोम is a cavity present between the body wall and the alimentary canal and is lined by the mesoderm। अब यहां पर mesoderm की स्प्लिटिंग से अगर बने ना, तो इसको एक लफ्ज कहते हैं। ये किन ऑर्गेनिज्म में होता है, इनको हम कहते हैं, दे आर नोन एज प्रोटोस्टोमिया। क्या कहते हैं, या प्रोटेरोस्टोमिया। आपको मैंने पीछे लफ्ज बताया था ना कि अगर बॉडी कैविटी कुछ ऑर्गेनिज्म में बनती है तो किसकी वजह से बनती है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। तो वो किनको हम कहते हैं, प्रोटेरोस्टोमिया। और वो जिनके अंदर बॉडी कैविटी बाय द आउटपोचिंग ऑफ द मीजोडर्म बने, उनको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है जी, ये भी याद रखना है आपने, आगे जाकर लफ्ज आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, सूडोसिलोमेट। अब आपको समझ आएगी। सूडोसिलोमेट में जरा गौर से देखो, सबसे बाहर क्या चीज है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ये येलो वाली क्या है, मीजोडर्म। एंडोडर्म। एंडोडर्म। अच्छा मेरा बेटा, ये जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म क्या एंडोडर्म के अराउंड है, नहीं है ना। नो सर। इट्स ओनली लाइनिंग। मीजोडर्म की जो लाइनिंग है वो किसके साथ है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म के साथ। ठीक है, तो यहां पर कैविटी डेवलप हुई है किस किस के दरमियान में, मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। ठीक है, ये वाली जो कैविटी है इसको हम कहते हैं कि ये आधी सच्ची है और आधी झूठी है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज अ सूडोसिलोमेट। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती है, और इसलिए इनको क्या कह दिया, ये किन में नजर आती है, एस्केहेलमिंथेस और नीमाटोड्स में। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर जी सर। ओके जी, आगे चलते हैं। यहां पर ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि किसके दरमियान में है, प्रोटोस्टोमिया या प्रोटेरोस्टोमिया भी इसको लिखते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया
और इनके अंदर मैंने आपको बताया था ना पाम, तो कौन कौन है इनमें? A स्टैंड फॉर एनालीड्स, A स्टैंड फॉर आर्थ्रोपोड और M स्टैंड फॉर मोलस्क। ड्यूटेरोस्टोमिया में कौन होते हैं? HEC। HEC स्टैंड फॉर हेमिकॉर्डेट्स। शाबाश शाबाश। अच्छा, पहला डिफरेंस इनमें कौन सा है? क्लीवेज का। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस? सर माइटोसिस में पेरेंटल सेल्स का साइज इंक्रीज हो सकता है, जबकि क्लीवेज में डिवीजन के बाद साइज स्टैंड हो जाता है। बिल्कुल शाबाश। सेल तो डिवाइड होंगे लेकिन उनकी आगे से फर्दर वो अपना साइज प्रॉपरली अटेन नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पर प्रोटेरोस्टोमिया में जो क्लीवेज होती है ना मेरा बेटा, वो कैसी होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पाइरल और डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब समझते हो? फेट ऑफ द सेल्स इज प्री डिटर्मिन्ड, मतलब इन सेल्स ने आके जाकर क्या काम करना है, उनकी किस्मत का फैसला पहले से ही हुआ होता है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया में क्लीवेज कैसी होती है? रेडियल। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? इनडिटर्मिनेट। मींस फेट अभी डिसाइडेड नो। सिलोम की फॉर्मेशन किस पैटर्न पर है? मैंने अभी आपको मेरा बेटा पीछे बताया था ना, शिजोसिलस। शिजोसिलस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। लेकिन एंटेरोसिलस मीन कि जब आउट पोचिंग हो किसकी बेटा? मेसोडर्म की, इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर, ये क्या चीज होती है? आप लोगों ने एक डेवलपमेंट के अंदर एक स्टेज पढ़ी होगी, ब्लास्टूला। आप जानते हैं ब्लास्टूला स्टेज को? इसके अंदर क्या होता है? जो ब्लास्टोडर्म है या ब्लास्टोडर्मल सेल्स होते हैं, वो थोड़े से अंदर की तरफ इस तरीके से इन्वेजिनेट करते हैं। इस इन्वेजिनेशन की वजह से यहाँ पर इंटीरियर हिस्से में ना एक पोर सा बन जाता है इधर, इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। अच्छा, जो प्रोटेरोस्टोमिया होते हैं ना, इनमें ब्लास्टोपोर से क्या चीज डेवलप हो जाती है? माउथ। ठीक हो गया। और दूसरे एंड पर जो पोर होता है उससे क्या चीज डेवलप हो जाती है? एनस। लेकिन मेरा बेटा जो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं ना, इनके अंदर ब्लास्टोपोर से बुनियादी तौर पर क्या डेवलप होता है? एनस। और जो माउथ होता है वो यहां पर कुछ डिस्टेंस से, ठीक है, ब्लास्टोपोर से कुछ डिस्टेंस पर से यहां से क्या डेवलप होता है? माउथ डेवलप होता है। ये डिफरेंसेस आपको क्लियर है बेटे? यस सर। चले, मैं अब आपसे पूछता हूं कि मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर उसके लाइफ साइकिल में दोनों सिमेट्री आती हैं, बायलेटरल भी और रेडियल। इकाइनोडर्मेटा सर। शाबाश भाई, उनके अंदर आ जाती है। कि जी नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपसे पूछे कि नर्वस सिस्टम किसके डेवलप होता है? एक्टो से सर। लिवर की फॉर्मेशन, लिवर किससे? एंडोडर्म सर। एंडोडर्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेसोडर्म से सर। वेरी गुड भाई, आपको तो याद हो गया। अब हमने अभी एक चीज कही थी कि हमने एक पूरा फ्लो पढ़ा था ना मेरा बेटा, उस फ्लो में मैंने आपको बताया था कि दो डिविजन्स बनाई गई हैं, वन इज पैराजोआ एंड द अदर इज द यूमेटाजोआ। पैराजोआ में कौन सा फाइलम शामिल था? पोरीफेरा। था ना, सिर्फ एक ही था, ओनली वन था। फाइलम पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोर बेयरिंग। ऐसे जानदार जिनके जिस्म पर क्या मौजूद होते हैं? पोर्स मौजूद होते हैं, उनको हम फाइलम पोरीफेरा कहते हैं। अच्छा, ये आमतौर पर हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैरीन वाटर में मिलते हैं। लाइफ साइकिल इनका कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए कि लार्वल स्टेज में मोटाइल और अडल्ट स्टेज में ये सिसाइल होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो कोई थी नहीं ना, इनडिटर्मिनेट बॉडी थी। टिश्यूज, नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो सिमेट्री इन द बॉडी।
अच्छा, बॉडी लेयर्स दो तरह की हैं, दो लेयर्स हैं, एक आउटर है और एक इनर है। जो आउटर होती है उसको कहते हैं पिनेकोडर्म और इनर वाली को क्या कहते हैं, पिनेकोसाइड या कोएनोडर्म। और दोनों जो लेयर्स हैं उनके दरमियान में मीजोग्लिया होता है, कुछ इस तरीके से, जरा गौर से देखिएगा। यहां पर आउटर वाली को क्या कहते हैं, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म, और इनर वाली को क्या कहते हैं, कोएनोडर्म। क्यों कहते हैं कोएनोडर्म, जरा गौर से देखो। यहां पर कॉलर सेल्स होते हैं अंदर, और इन कॉलर सेल्स को क्या कहा जाता है, दे आर द हैव सम रिजेम्बलेंस विद कोएनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं बेटा जी, दे आर द कोएनोडर्म इनर लेयर। अच्छा, दोनों लेयर्स के दरमियान में मीजोग्लिया है, ठीक है। और इस मीजोग्लिया में कुछ स्पिक्यूल्स होती हैं। ये क्या चीज होती हैं, सम काइंड ऑफ द क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आमतौर पर किस चीज के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, और किसके बने हो सकते हैं, सिलिका के। ये बेसिकली एक तरह का स्केलेटन बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की एक प्रॉपर शेप मेंटेन हो जाती है। अच्छा, यहां पर स्पॉन्जेस के अंदर ये कैविटी भी मौजूद होती है। इस कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहा जाता है। इनकी बॉडी पर हमने क्या बोला था, दे हैव द पोर्स। पोर्स की दो वैरायटीज हैं, वन इज द ओस्टिया एंड एंड सेकंड अदर इज ऑस्क्यूलम। ओस्टिया वो सुराख हैं जिनसे पानी दाखिल होता है और पूरी बॉडी Enter पर होता है, सर। छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बॉडी पर जिनसे पानी दाखिल होता है। और ऑस्क्यूलम जो है ये वो है जिससे पानी ने निकलना होता है। अच्छा, याद रखना, इनके अंदर किसी किस्म का नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ना ही बेटा इनके अंदर किसी किस्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक बड़ी मजे की चीज आपको बताऊं, यहां पर ना कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्या लफ्ज बोल रहा हूं, Sensory cell. और उनका काम क्या होता है, रेगुलेट करना वाटर फ्लो को। ठीक हो गया। अब यहां पर वापस आते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं। स्केलेटन किस चीज का बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, स्पिक्यूल्स वगैरह हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल या लाइफ प्रोसेसेस में अगर हम देखें तो इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी कि रिप्रोडक्शन के हवाले से हम देखेंगे बात, लेकिन इनके अंदर किसी किस्म का भी बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, किसी किस्म का भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, किसी तरीके से और सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, रिप्रोडक्शन को देखो तो इनमें रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सी रिप्रोडक्शन इनमें नजर आती है, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर बडिंग होती है एक्सटर्नली तौर पर, और इनर बर्ड्स भी बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गेम्यूल्स। ठीक है। कुछ स्पॉन्जेस जो है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और ये कैसे हैं, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल और या सेक्सेस या सेल्स जो हैं वो एक बॉडी में बनते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म और फीमेल सेल्स भी सेम ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। लेकिन यहां पर एक लफ्ज है प्रोटेंड्री और प्रोटेंड्रल्स। प्रो का मतलब होता है पहले, टेंड्री कहते हैं मेल को। तो यहां पर मेल सेक्स सेल्स पहले डेवलप होते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स बाद में डेवलप होते हैं। बेटा इससे क्या फायदा होता है, याद रखना, इससे चांसेस ऑफ क्रॉस जो फर्टिलाइजेशन है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। स्पर्म जो है वो मोटाइल है, या स्पर्म जो है वो मूव करते हैं और वो जाकर दूसरे सेल्स को भी, एग सेल्स को भी फर्टिलाइज करेंगे दूसरी स्पॉन्ज के, तो इससे चांसेस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। सम सेक्सेस सेपरेट भी हैं। स्पर्म्स ये कहां पर रिलीज कर देते हैं, पानी में, जो कि अमीबॉइड मूवमेंट के जरिए से जाकर एग तक पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसको फर्टिलाइजेशन कर देते हैं।
अच्छा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इनमें कौन कौन सी है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी स्टेजेस आती हैं? ब्लास्टूला एंड लार्वल स्टेजेस। Larval stage. अच्छा, यहां पर इनकी इंपॉर्टेंस कहां पर है? सर्जिकल ऑपरेशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी दीवारों के हवाले से इनके वो यूज किया जाता है, ताकि वहां पर साउंड एब्जॉर्प्शन। सर्जिकल ऑपरेशन में इनको क्यों यूज करते हैं? सर ये ब्लड को सर, ये एब्जॉर्ब blood को करते हैं, absorb करते हैं। पावर होती है। यस, ब्लड को या अदर जो बॉडी सिक्रीशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम यहाँ पर सर ये कॉटन हो सकते हैं? नहीं, कॉटन नहीं, कॉटन यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते कॉटन? कोई बताएगा? हम इस जो है स्पॉन्ज, अब तो केमिकल स्पॉन्ज भी आ गई हैं जिनको मेडिकल ऑपरेशंस में ना इस्तेमाल करते हैं। बेटा, जो रुई है ना या कॉटन है, उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप देखें ना तो कॉटन के फाइबर्स होते हैं। देखें कभी आप लोगों ने कॉटन के Yes, sir. फाइबर्स होते हैं? Yes, sir. एक फाइबर भी, अगर कोई एक फाइबर भी ड्यूरिंग सर्जरी रह गया जिस्म के अंदर, बड़ी बड़ी क्रिटिकल सर्जरीज होती है ना, हार्ट की होती हैं, Yes, और sir. उनमें Yes, sir. कॉटन का अगर फाइबर मेरा बेटा रह गया तो वो फाइबर जो है वो तो मल्टीपल इन्फेक्शंस को दावत देगा, ठीक है, और वहां पर इवन सेप्सिस और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है ना मेरा बेटा, वो याद रखनी है। यहाँ पर साइकॉन जो है वो कैसी है? मैरीन स्पॉन्ज है। ल्यूकोसलीनिया जो है वो स्पॉन्ज है, जो कि किस पे है? ये एक अच्छी खासी बड़े साइज की स्पॉन्ज होती है जिसमें एरेक्ट ट्यूब्स होती हैं। यूप्लेक्टेला जो है ये बड़ी खूबसूरत और डेलिकेट होती है क्योंकि यहाँ पर इसकी अपीयरेंस ग्लासी अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ सिलिका। एक्सक्यूज मी और सर, इसकी, जी बेटे, सर ये स्पंजेस बाथिंग में भी यूज होते हैं? जी बेटा यूज होती हैं, पहले होती थी, अब इतना ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता। पहले करते थे लोग, घरों में रखी होती थी बकायदा, हमें बकायदा मिला करती थी बाजारों से। ये उनको यूज करते होते थे वॉशरूम्स के अंदर, क्योंकि ये ना इनके Okay, अंदर sir. पानी को एब्जॉर्ब करने की बड़ी अच्छी सलाहियत होती है। अच्छा, यहाँ पर अब एमसीक्यूज के हवाले से चीजें बता दूं। आपसे पूछा जा सकता है भाई कौन सी स्पॉन्ज ऐसी है जिसमें वेनस फ्लाई जैसी अपीयरेंस है, तो वो कौन सी होगी? यूप्लेक्टेला। अच्छा, कौन सी ऐसी स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है? तो दैट इज स्पॉन्जिला। ठीक हो गया? कोई बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये यूप्लेक्टिला में एक लिखा हुआ है कि इट इज कॉमनली कौन? सही सही, वेनस फ्लावर बास्केट। इसी का नाम सही से नहीं आ रहा था। जी जी, अब आ गया बेटा। क्या टाइम हो गया? अच्छा, मैंने ना इसको डिवाइड किया हुआ है 2 सेशन में या 3 सेशन में लेकर जाऊंगा, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होना। काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, और चीजें इम्पोर्टेंट कवर करना इसमें जरूरी है। सर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड होगी ना? जी जी बिल्कुल अपलोड हो। सर जी मेरा बेटा, सर यहाँ पे बहुत सारी डिटेल बुक में लिखी हुई है, तो जो पॉइंट्स आप हाईलाइट करा रहे हैं और जो स्लाइड्स में हम बस उसी को याद कर ले, उसी को समझ ले। मेरा बेटा ये मोर देन एनफ है, इट्स मोर देन एनफ, गारंटी ले लो मेरे से। तुम इसको पढ़ के फिर तुम इंशाल्लाह अच्छा, करना। जी जी थैंक जी बेटा। काफी एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जिसमें एग्जांपल्स आते हैं, मीन केस पोरीफेरा के एग्जांपल्स में कौन से एग्जांपल हैं ये, जैसे कि साइफोन हो गया। ये इसलिए तो कैसे हम याद करें सर? बेटा इसको तो याद ही करना है ना, कोई इसके अंदर ट्रिक बताएं याद करने के लिए, कोई डॉक्टर ट्रिक साहब वगैरह सर? वो मेरी बात सुनो, इसमें ट्रिक इसके अंदर कोई भी नहीं है। नाम को देखो, कुछ चीजें हैं वो नाम है, कोई सीक्वेंस हो तो बना भी सकता है, इसका निमोनिक भी नहीं बन सकता कोई।
आपको इसको याद ही करना अच्छा, पड़ेगा सर, और ये उसी वक्त होगा। कॉमन नाम करें या साइंटिफिक सर, दोनों पूछे जाते हैं, दोनों याद करें? नहीं बेटा, सिर्फ ये जो लिखे हुए हैं ना आपकी बुक्स में, आपने ये याद रखने हैं। कुछ के याद करवाऊंगा मैं आपको साइंटिफिक, लेकिन अभी इनके इसके हवाले से नहीं है। यार मेरा ना ये लैपटॉप ना हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। सर इसको फेडरल से भी करें? बेटा फेडरल और ये सारा को मैंने कॉमन ही कर दिया है। या मेरे जो अभी नोट्स है ना, इनके अंदर कॉमन है सब चीजें। अच्छा जी, सर आप माशाल्लाह से आपकी स्क्रीन अच्छी है, मतलब कि ब्लरी नहीं है। चले बेटा नेक्स्ट बेटा जी, कौन सा फाइलम हम पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज फाइलम नीडेरियंस। नीडेरियंस का दूसरा नाम क्या होता है? Coelentrates, sir. Coelentrates. अच्छा, इनको नीडेरियंस क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव नाइडोसाइट्स, और इनको नेमेटोसिस्ट सॉरी नेमेटोसाइट्स और स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। डंग मारने वाले सेल्स होते हैं जो कि इनके टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं। और ये कहाँ मिल जाते हैं? हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैरीन वाटर में भी मिलते हैं। साइज अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक भी होंगे और कुछ मैक्रोस्कोपिक होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जरा गौर से देखो। अब जरा पहली दफा लफ्ज आना शुरू हुआ है, कौन सा वाला? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्ट। में इनके अंदर दो हैं, Two layers. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में यहां पर क्या चीज होती है? Mesoglilia. मीजोग्लिया, जो कि कैसा होता है याद रखिएगा, नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। बॉडी सिमेट्री इनमें कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री। और नर्वस सिस्टम मेरा बेटा कैसा है? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। अब आपसे मैं पूछूं, बताइए कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हुई? तो कौन होगा? फाइलम नीडेरियन। इनके अंदर डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम आया, और फिर ये किसी और में नहीं आया। मतलब डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम सिर्फ आपको किधर मिलता है? Phylum Naderia. अच्छा, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें तो इनके अंदर कोई टब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। दे हैव सम काइंड ऑफ द कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर। अच्छा, यहाँ पर याद रखना, इनके अंदर दोनों डाइजेशन को लेकर चलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर से मुराद पहले डाइजेशन इनकी कैविटी में होगी, जिसमें बड़े पार्टिकल्स को छोटों में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर छोटे पार्टिकल्स सेल के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कोई भी नहीं है इनके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। सो अगली चीज हमने देखी जी बेटे। सर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि कुछ जो बच्चे यहाँ वो आप जो पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं ना उनको रिपीट कर रहे हैं, तो इस वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। उनको कहें कि जब आप बोलने को कहें तब वो बोले ना, इसलिए कुछ पॉइंट्स समझ नहीं आ। मेरा बेटा अभी तो कोई बोला ही नहीं है, काफी देर से कोई बच्चा भी नहीं बोल रहा। सर बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं कहूँगी। अच्छा बेटा, मुझे नहीं सुनाई दिया, फिर मैं कह देता हूँ म्यूट कर दें जी सबको। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए, इनके अंदर रिप्रोडक्शन के हवाले से देखिएगा क्या चीज है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। भाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद क्या है? कि भाई पहली बात, इनके अंदर दो जनरेशन होती हैं। एक जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो वो फीडिंग स्टेज है, एंड द अदर इज अ रिप्रोडक्टिव स्टेज। जो फीडिंग स्टेज होती है वो अमूमी तौर पर सेसाइल होती है। सेसाइल मीन वो हरकत नहीं करती, जबकि जो रिप्रोडक्टिव है उसके अंदर अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस होती है और वो मोटाइल होती है।
जो फीडिंग स्टेज है उसको क्या कहते हैं? पॉलिप्स, एंड द अदर इज मेडूसी। ठीक है, दीज आर द फ्री लिविंग स्विमिंग स्टेज। और ये मेडूसी जो है वो किस चीज में इन्वॉल्व होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और हैव गोनेड्स। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हाइड्रा में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नजर आती है, जिसमें इनकी बॉडी पर क्या बन रहे होते हैं? बर्ड बन रहे होते हैं, और ये बर्ड सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स और फिर डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल के अंदर। फाइलम निडेरियंस के अंदर एक बड़ी मजे की खसूसियत होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द व्हाट? कोरल रीफ्स। कोरल्स आर फॉर्म, ये कैसे बनते हैं? बाय द secretion produced by the specialized polyps। polyps अभी बताया था ना, sessile वाले, that are present in certain ciliates। These polyps become covered by the stony cups due to the hardening of their secretions। इनकी अपनी secretions इनके ऊपर आती जाती हैं और फिर वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। From the mouth of the stony cups, a polyp can pass out its tentacle for the purpose of feeding and withdraw itself where not feeding। Most such coelentrates are colonial। याद रखिएगा, यहाँ पर ज्यादातर coelentrates कैसे हैं? ऐसे colonials होते हैं। बेटा माइक बंद कर दें बेटे अपना, एमन माइक बंद कर दें प्लीज। द स्टोनी नेटवर्क और द मैस ऑफ, ये पता नहीं कोई बच्चा है उसकी आवाज आ रही थी, उनको हम क्या कह रहे हैं? सिलेंट्रेट्स और कोरल्स। इन्हीं के अंदर एक फिनोमिना भी होता है जिसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद क्या होता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना इनके अंदर कि भाई इनके अंदर जो है वो एक से ज्यादा शेप या फॉर्म्स, अशकाल पाई जाती हैं ड्यूरिंग कॉलोनियल। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया कि एक फीडिंग स्टेज है और एक कौन सी है? रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। सो बेटा निडेरियंस के हवाले से क्या क्या की पॉइंट्स आ गए आपके पास? कि ये वो पहला फाइलम था जिसके अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था। कौन सा वाला हुआ था? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हुआ था। और इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर सिमेट्री की अगर बात की थी तो दे आर लाइक रेडियल सिमेट्री इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये आज का हमारा लास्ट फाइलम होगा, बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। साइज यहां पर देखिएगा, इनके फ्लैट वंस इनका कॉमन नेम है, और इनकी बॉडी जो होती है डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, जैसे आपने प्लेनेरिया को ऑब्जर्व किया होगा। फ्यू मिलीमीटर होती है यहाँ पर इनका साइज, और प्लेनेरिया के वाले से और टेपवर्म के वाले से अगर हम देखें तो एक साइज की वेरिएशन नजर आ रही है, मीन साइज वेरिएबल है। फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर तक हो सकता है। बॉडी कैविटी के हवाले से अगर आप देखें तो मैंने शुरू में ही आपको यहाँ पर ये पूरा एक फ्लो चार्ट समझाया था, ये वाला बड़ी डिटेल से, कि बेटा यहाँ पर सूडोसिलोमेट में सिर्फ और सिर्फ कौन से आते हैं आपके, सॉरी एसिलोमेट में कौन आते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थेस आते हैं, जिनमें बॉडी कैविटी एग्जिस्ट नहीं करती, और सूडो में आते हैं नीमाटोड्स वगैरह आ जाते हैं। सो दे आर एसिलोमेट। हैबिटेट को देखें तो फ्री लिविंग है, लेकिन ज्यादातर याद रखना ये जो फ्लैट वर्म्स हैं या प्लैटीहेल्मिन्थेस हैं, इनमें ज्यादातर कौन है? वो पैरासाइट्स हैं। और कौन से पैरासाइट्स हैं? एंडोपैरासाइट्स हैं। सिमेट्री की अगर बात करें तो फौरन से जहन में ले आना क्या चीज? प्लेनेरिया। तो आपको कभी भी सिमेट्री के वाले से कंफ्यूजन नहीं आएगी कि ये कौन सी सिमेट्री रखते हैं? बायलेटरल। ट्रिप्लोब्लास्टेड होते हैं और बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इनके अंदर भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से आप जानते हैं दे हैव द समहाउ सिंपल जो है वो टब्यूलर सिस्टम आ जाता है इनके अंदर, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडियम, जिसका यहाँ पर इंपॉर्टेंटली कौन से सेल्स होते हैं? फ्लेम सेल, जिनकी वजह से यहाँ पर वेस्ट को रिमूव किया जाता है। नर्वस सिस्टम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हमने बात की थी, सबसे पहले नर्वस सिस्टम किन में डेवलप हुआ था? निडेरियंस में, और वो कैसा हुआ था? डिफ्यूज्ड।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पर सबसे पहले एक एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन में होना शुरू हुई थी, तो वो इनके अंदर होना शुरू हुई थी। तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सिंपल नेटवर्क ऑफ द नर्व्स और गैंग्लिया है। सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं इंटीरियर एंड पर, जैसे यहां पर आई स्पॉट्स आप लोगों ने सुना हुआ है ना। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूस ये बहुत तरीकों से करते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने प्लेन एरिया के हवाले से बार बार बाइनरी फिशन को लफ्ज सुना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर ये अपने हिस्सों को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, मींस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव्स जो हैं स्ट्रक्चर्स वो एक ही सेम इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं। और इनके अंदर क्योंकि हमने बात की कि ये ज्यादातर पैरासिटिक हैं, इनके अंदर सबसे पहले ड्यूगेसिया जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं ये फ्री लिविंग होता है ज्यादातर। हमें फेसियोला जो है वो लिवर फ्लूक जो कि बाइल डक्ट, इसका ताल्लुक लिवर से नहीं है, याद रखिएगा बाइल डक्ट के हवाले से इसको हम देखते हैं। किनकी बाइल डक्ट्स में? ह्यूमन और यहाँ पर शीप, टेनिया जिसको हम टेपवर्म कहते हैं। अच्छा, इनके अंदर ना क्योंकि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है तो इनमें कुछ अडॉप्टेशंस हैं। इनके अंदर क्यूटिकल होती है और ये यहाँ पर एपिडर्मिस एब्सेंट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है विद इन द होस्ट। सकर्स एंड हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इनको अपने होस्ट के स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स के साथ अटैच होने में मदद देते हैं ताकि ये वहां पर अटैच होकर अपनी फूड को हासिल कर सकें। अच्छा, डी जनरेशन ऑफ द सिस्टम को अगर देखें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, और उसकी रीजन भी है। और उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर क्योंकि ये होस्ट के अंदर रह रहे हैं तो इनको जो खुराक मिलती है वो तो पहले ही बड़ी सिंप्लीफाइड होती है। मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा यहाँ पर इनके अंदर बेहतर नहीं है, कोई बहुत एडवांस सिस्टम हमें नजर नहीं आता जी। नेक्स्ट बेटा जी, यहां पर अगर हम देखते हैं तो इन एडॉप्टेशंस के अलावा जी बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। अच्छा, लाइफ साइकिल के हवाले से देखिएगा कि इनके अंदर लाइफ साइकिल के हवाले से कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया कि यहाँ पर ये एक से ज्यादा होस्ट में अपनी लाइफ जो है उसको गुजार रहे होते हैं। कुछ हिस्सा इनका एक होस्ट में है तो कुछ हिस्सा जिंदगी का दूसरे होस्ट में आता है। यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक लफ्ज है इन्फेस्टेशन और एक लफ्ज है डिसइन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिजीज ड्यू टू सम पैरासाइट्स, और ये आमतौर पर एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स, तो इसको क्या कहते हैं? इन्फेस्टेशन। और डिसइन्फेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ पैरासाइट फ्रॉम होस्ट, तो इसको कहते हैं डिसइन्फेस्टेशन। ठीक हो गया बेटा जी, यहां तक रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बाकी को करेंगे, और कोई सवाल है तो बेटा इधर तक कर लें। हेलो जी सर, म्यूट के बाद अनम्यूट कर। सर नेक्स्ट सेशन कब होगा? जी बेटा उसका भी कल हो सकता है या परसों हो सकता है, कल या परसों। सर टाइम यही होगा? जी टाइम इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। टाइम मोस्टली आपका पता है मेरा 12 बजे होता है या 11 बजे होगा, ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर। ओके सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम बोले बोले। एसल में सर जो सिलोम बनती है वो तो सर मिजोडम से नहीं बनती, फिर उसे सर प्रोटीरियोस्टोमिया में क्यों लिखा हुआ है एग्जांपल में? इसके अंदर एशल मेंथिस नीमाटोडा सर। हाँ जी,
यहाँ उनको पर सर निमाटोड्स कहाँ पर लिखा था मैंने? यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास सर ये बुक में एग्जांपल में लिखा हुआ है उन्होंने बुक प्रोटीरियस में गलत लिखा हुआ है ना सोने, ये देखना मैंने इसको किस में रखा हुआ है। एस हेलमिंथिस के अंदर कौन सी सिलोमेट होते हैं? ये सूडो सिलोमेट्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सूडो सिलोमेट। पीटीबी में ये मिस्टेक है। सर जी जी, फिर हर फाइल में डिफरेंट होता है, किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम। सर ये भूल जाता है, कैसे याद करें इसे? बेटा बार बार पढ़ के, कंपैरिजन बना के। मैं आपको एक सिंपल, देखो ना, एक पैटर्न को फॉलो करें। पैटर्न क्या चीज है कि आप सिंपल से जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना शुरू होंगी तो उनके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चले जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया था सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम किन में सबसे पहले आया? निडेरियंस में आया। अच्छा, कैसा आया था? क्या एडवांस आ गया था जैसा हमारे जैसा? नहीं है ना। कैसा आया था? डिफ्यूज। अच्छा, फिर उसके अलावा किसी और में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम नहीं आया ना। यस इसी तरीके से चीजों को इवॉल्व करना शुरू करें। सर सीडो समझा दे। जी बेटे। सर किस डेवलपमेंट सीडो- स्टेज पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्रोटोस्टॉर्म एम्ब्रियो को ड्यूटेरोस्टॉर्म एम्ब्रियो से? दोबारा बोलो, कौन सी चीज? सर कौन सी डेवलपमेंट स्टेज पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्रोटोस्टॉर्म एम्ब्रियो को ड्यूटेरोस्टॉर्म एम्ब्रियो से? देखो मेरा बेटा, बड़ा सिंपल सा है। जब उनके अंदर जो है ना ब्लास्टूला स्टेज आना शुरू होती है, ब्लास्टूला स्टेज से यहां पर हम बेहतर तरीके से, जब जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी ना बुनियादी तौर पर, जिसको जर्म लेयर्स फॉर्मेशन हम कहते हैं, जब बन जाती हैं उस वक्त हम इनको डिटरमिन करना शुरू कर देते हैं। फिर इनके अंदर अगली स्टेज जब आती है, ब्लास्टोडर्म्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो उनके हवाले से फिर हम देखेंगे कि इनके अंदर फर्दर ब्लास्टोपोर की पोजीशन की बुनियाद पर हमने इनको डिवाइड किया हुआ। दो ही चीजें थी ना, दो ही तो चीजें थी बेटा, कि इनके अंदर जर्म लेयर्स, फिर दूसरी बात कौन सी थी कि ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है। सर जो आपने सीडोसिलम वाई डायग्राम समझाई थी वो थोड़ा रिपीट कर दें। आपने सुनी थी पहले वो वाली डायग्राम? यस सर, जो आपने येलोइश पोर्शन दिखाया था उसको थोड़ा रिपीट कर दें। मैं बता दूं। ये देख लें बेटा, यहां पर एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। एक्टोडर्म के साथ मीजोडर्म की लाइनिंग मौजूद है, एक्टोडर्म के साथ, ठीक है, ये वाली। लेकिन क्या मीजोडर्म के अराउंड है, सॉरी एंडोडर्म के अराउंड है मीजोडर्म? नो सर। तो यहां पर स्पेस है ना, और किस किस के दरमियान में? एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान। इसको कहते हैं सूडोसिलोमेट। सर प्लेटी एलमेंथिस में हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है? सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम तो नहीं कहेंगे उनको, हम कहेंगे क्योंकि ना क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं गैंग्लियन की फॉर्म में, जिनको बायलॉब कहते हैं। एवोल्यूशन कह सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम किन में शुरू हुआ था? वो थे। और मोनोओशियस और डायोशियस में क्या डिफरेंस है सर? मोनोइशियस का मतलब क्या होता है और डायइशियस? देखो, एक को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, वो कौन है? मोनोइशियस। डायइशियस का मतलब क्या होता है? जिनमें सेपरेट सेक्सेस होते हैं। ओके सर। सर इस टॉपिक का टेस्ट आज होगा? बेटा टेस्ट तो होगा, लेकिन मैं इसको रिकॉर्डिंग तो मेरी पड़ी हुई है ना सेशन की प्रीवियस वाली, आप उधर से देखकर टेस्ट तो करें अपना। लेकिन मैंने ये इसलिए रखा था ताकि आपके साथ मेरी लाइव भी ये सारी चीजें हो जाएं। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले बेटा जल्दी से प्लीज, मेरी ना क्लास। फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस के आपने एग्जांपल्स बताएंगे, तो उनमें उनके हमने कॉमन नेम और दूसरे दोनों याद करने हैं? बेटा जितने बताए हैं ना उनके दोनों नाम याद रखने। ओके सर। सर लेकिन ये इनकी जो एग्जांपल्स हैं ये मिक्स अप हो जाती हैं। बेटा उसको याद करके ही आप इसको हैंडल कर सकते हैं ना, कोई और तरीका नहीं है। यस सर। सर आपने नेक्स्ट क्लास कब बताई?
हेलो जी बेटे, सर आपने नेक्स्ट क्लास कब बताई है? कल या बेटा परसों?